नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इंडस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजीव कौल जी, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड के बारे में, बढ़ते कोविड केसेस के बारे में, जनरल प्रेडिक्शंस, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। डॉक्टर राजीव जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार संजीव जी। मेरी तरफ से भी आपके और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जी सर। डॉक्टर द्रव्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर कॉल के इंट्रोडक्शन के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करें। Thank you so much, Mr. Arora. Professor Rajiv Kaul is a renowned scientist in the field of microbiology. He is the head of Department of Microbio and the Dean of Faculty of Interdisciplinary Sciences at Delhi University. He has authored more than 45 research papers in journals of international repute in the field of virology. Dr. Kaul was awarded Indo-US Raman Research Fellowship in 2013. In the year 2022, he was elected to the Fellowship of Indian Virological Society and he was conferred the IVS Fellow Award. Sir, since आप साइंटिस्ट हैं, हमारे बीच में वायरोलॉजी के आप एक्सपर्ट भी हैं और कितने डेकेड से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल जो हम सबके मन में है ये है कि कोविड के केसेस हाल ही में फिर दोबारा बढ़ रहे हैं। तो इस टाइम आप एज एन एक्सपर्ट क्या रिकमेंड करते हैं कि हम एक और डोज ऑफ वैक्सीनेशन हमें लेना चाहिए? क्या इस वक्त हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए? देखिए द्रव्या जी, आपका सवाल एक बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि कोविड जैसी बीमारी ये ऐसी बीमारी है जो लगभग 100 साल में एक ही बार आती है। इससे पहले इतनी बड़ी महामारी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आई थी, 1917-18 में इन्फ्लुएंजा। और उसके बाद इतने लार्ज स्केल पर जिससे कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई, ये लगभग 100 साल बाद ही इस तरह की महामारी दोबारा आई है। अब जब भी ऐसी कोई महामारी आती है, क्योंकि ये वायरस पहले कभी इंसानों में नहीं इन्फेक्ट किया था, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क इंसानों की सेहत पे भी पड़ता है। पूरा हमारा इकोनॉमिक शटडाउन भी होता है, और ऐसे लोग जिन लोगों को कभी इस तरह की वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। अब ये वाला कोविड का जो आउटब्रेक हुआ, वो आप हम सभी लोग जानते ही हैं, 2019 के अंत से शुरुआत हुई थी। 2020 के शुरू में सारी दुनिया में इसका पता चला, उसके बाद लॉकडाउन्स हुए, फिर वैक्सीनेशंस हुए, मल्टीपल राउंड्स ऑफ वैक्सीनेशंस हुए, इनफैक्ट 3-3 राउंड्स ऑफ वैक्सीनेशन हुए। उसके बाद हम 3 या 4 साल के बाद रिकवरी फेज में आए, और लगभग अब पिछले 1-1.5 साल से काफी हद तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड कहीं चला गया। कोविड अभी भी है। जैसे इन्फ्लुएंजा एक आम बीमारी है जो सभी लोगों को हर साल होती ही है, जिसका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हम लोग को पता है कि खांसी जुकाम सभी बच्चों को, बूढ़ों को जनरली हर बार सर्दियों में एक बार होता ही है। वो नॉर्मली इन्फ्लुएंजा या उससे रिलेटेड वायरस से होता है। ऐसे ही कोविड का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो भी उसी तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि अब ये सारी दुनिया में ऑलरेडी वैसे ही फैला हुआ है, फैल चुका है, तो ये भी इन्फ्लुएंजा की तरह ही, जिसको हम बोलते हैं, एंडेमिक हो गया है। सो अब इतनी ज्यादा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत 4 साल पहले थी, 5 साल पहले थी, जिससे काफी डिसरप्शन हुआ भी। लेकिन अब ये कॉमन कॉमन कोल्ड की तरह ही है। जैसे हमें हर साल एक बार खांसी जुकाम होता है और हम उसको टेस्ट भी नहीं करवाते कि कौन से इन्फ्लुएंजा से हुआ है या किस वायरस से हुआ है। हम जस्ट नॉर्मल प्रिकॉशंस लेते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी यूजुअली रिकवर, नॉर्मली 3-4 दिन में। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को थोड़ा बहुत बुखार होता है। तो अब जो ये कोविड है, वो भी लगभग हमें मान लेना चाहिए कि उसी तरह का ही वायरस है। ये नॉर्मल रूटीन सिम्टम्स आएंगे। एक ही तरह के लोगों को या उन्हीं लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है जो या तो बहुत बूढ़े हैं,
या जिनके अंदर कोई और कोमॉर्बिडिटीज हैं, या मतलब जिनको पहले से कोई और बीमारी भी है। जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम भी अगर जब बड़े बूढ़ों को होता है तो उसकी वजह से कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। आप कभी भी देखोगे कोई 80-90 साल की उम्र में अगर किसी की मौत हुई है तो मोस्ट लाइकली खांसी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, और उसी तरह के सिम्टम्स से मॉर्बिडिटी भी होती है। इसी तरह कोविड भी, अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको और तरह की कोई बीमारी पहले से है, डायबिटिक हैं, ओवरवेट हैं, सांस की कोई और समस्या है, तो उनमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और हो सकता है उनको अगर डॉक्टर रिकमेंड करें तो वैक्सीनेशन की एक डोज भी और लेनी पड़ सकती है। अदरवाइज जो लोग अदरवाइज स्वस्थ हैं उनको कोई बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। ऑल्दो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है। जी। जी सर, अभी आपने कोविड के बारे में बताया और प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपने बता दिए कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं या जिनको पहले से कोई और बीमारी है उनको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज ये एक कॉमन डिजीज जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, हाल ही में देखने में आया है कि छोटी एज में या यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के केसेस और सडन डेथ के केसेस बढ़ रहे हैं। तो और उसको कोविड के वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा जा रहा है कि ये उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, ये कोविड का ऐसे केसेस से संबंध जिसमें किसी को हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हुई कोविड होने के बाद, या काफी लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई, आ, इस बात में कुछ हद तक सच्चाई तो है, क्योंकि काफी केसेस ऐसे हुए थे उस समय जब ये कोविड अपने चरम पर था, कि लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी। वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकता है पहले से भी रही हो उनको, और कोविड की वजह से थोड़ा सा उसके अंदर और प्रॉब्लम बढ़ गई। लेकिन क्या कोविड की वजह से इस तरह के केसेस पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं कि जिनसे हम ये कह पाए कि कोविड वैक्सीन या कोविड वायरस की वजह से हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पूरी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? तो इसके लिए एक्चुअली काफी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं और अभी चल भी रही है। इनफैक्ट अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज भी इशू की है। वो एक स्टडी की गई थी, आईसीएमआर ने एम्स दिल्ली के एसोसिएशन में। उन्होंने क्या किया कि हार्ट रिलेटेड केसेस कोविड के से पहले कितने होते थे पॉपुलेशन में, मतलब सडन हार्ट फेलियर से रिलेटेड डेथ, इस तरह के केसेस कितने थे, और कोविड आने के बाद क्या उनकी संख्या में कोई बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई। उससे उन्होंने कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश की, और जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग उस स्टडी की अभी पब्लिश हुई है सिर्फ 3-4 दिन पहले ही, उससे ये पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ केसेस बिकॉज ऑफ द कोविड की वजह से जिनकी, आई मीन हार्ट फेलियर की वजह से जिनकी डेथ यंग पॉपुलेशन में हो रही थी, जो संख्या कोविड से पहले थी लगभग उतनी ही अब भी है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है ये मानने के लिए कि कोविड की वजह से इनकी संख्या में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, या कोई राइजिंग ट्रेंड ऐसा हार्ट अटैक के केसेस में है। पर डेफिनेटली कोविड की वजह से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। जिन लोगों में कोविड हुआ, जो रिकवर हुए, काफी लोगों के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस भी डिटेक्ट हुए, क्योंकि ये वायरस है, वायरस बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है। नॉर्मली ये रेप्लिकेट करता है आपकी सांस के अंदर की जो सेल्स हैं लंग्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक की। लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर सिस्टमेटिकली ब्लड के अंदर जाके दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करे डायरेक्टली, या इस वायरस की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो और उसकी वजह से हमारे हार्ट की मसल्स या कोई और बॉडी पार्ट पर भी इफेक्ट हो, तो वो तो एक संभावना हमेशा रहती ही है। लेकिन ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि कोविड की वजह से या कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के केसेस में कोई बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। So that is a big relief to hear because ये एक myth चल रहा था, एक rumor चल रहा था, and we had to get the answers for it. Sir, moving on to our next question. Uh, so there has been a cervical vaccine going on, which the government is pushing कि उसको young girls में at a young age उसको administer करें.
Is there a scope for development of a similar vaccine for cancer in general? जी, देखिए, सर्वाइकल वैक्सीन की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी एक्चुअली कैंसर के अगेंस्ट ही है, वो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट है। और कैंसर तो बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, लेकिन ये जो सर्वाइकल कैंसर है मेनली एक वायरस की वजह से ही होता है। उसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जी। और उस तरह के वायरस और उस तरह के कैंसर जिनका हम स्पेसिफिक कॉज आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इस बैक्टीरिया की वजह से है या सिर्फ इस वायरस की वजह से है, उसके खिलाफ वैक्सीन बनाना आसान है, पर कंपेयर टू दोज कैंसर्स जो बहुत सारे कारणों की वजह से होते हैं और जिनमें एक किसी कारण को पिन पॉइंट करना मुश्किल है। पेपिलोमा वायरस के अलावा और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जिनके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है और जिनमें वैक्सीन बनाने के लिए भी रिसर्च हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट उनमें एक है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज करता है लीवर कैंसर। इस पर भी काफी काम चल रहा है। जी। उम्मीद है आने वाले टाइम में इसकी वैक्सीन्स भी तैयार होगी, जैसे पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी वायरस है, वो भी लीवर कैंसर कॉज करता है। उस पर भी काफी काम चल रहा है, जिससे उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीन आने की संभावना है। लेकिन और जो दूसरे कैंसर्स हैं वो मल्टीफैक्टोरियल कैंसर्स हैं, उसमें कोई एक कारण आप पिन पॉइंट करना कि सिर्फ इसी की वजह से कैंसर हो रहा है वो डिफिकल्ट है। उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, आपकी फीडिंग हैबिट्स, आपका रहन सहन, आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कितना आपका धूप का एक्सपोजर है, वो सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं अलग अलग तरह के कैंसर्स में। लेकिन ये जो कैंसर्स हैं जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो गए हैं कि किसी एक स्पेसिफिक वायरस से ही है, उनमें अच्छी संभावना है कि आने वाले समय में वैक्सीन्स इनकी जल्दी ही आएंगी। जी। सर, कैंसर के बाद अगर कोई और नाम आएगा जिससे लोग डरते हैं, वो है HIV। HIV का भी कुछ ऐसा प्रिवेंशन है? क्योंकि स्पेशली देखा गया कि जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो भी एक्सीडेंटली अफेक्टेड हो जाते हैं, कि जो उनके वो इन्फेक्टेड सिरिंजेस वगैरह यूज करते हैं उनसे भी उनको HIV इफेक्ट हो जाता है। तो उसका भी कोई सॉल्यूशन, कुछ प्रिवेंशन है? देखिए, HIV एक ऐसी बीमारी है जो वो भी एक वायरस से ही होती है। इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ही है वो भी। जी। सो अच्छी बात यह है कि इस वायरस के ऊपर इतनी रिसर्च हुई है पिछले 20 30 40 साल में कि इसके अगेंस्ट बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, लेट 80s में और अर्ली 90s में एक समय तो इतना खौफ था इस वायरस का कि इस वायरस से ऐसा लगता था साइंटिस्ट को भी, डॉक्टर्स को भी और आम जनता को भी कि शायद पूरी दुनिया कहीं खत्म ना हो जाए इस वायरस से ये फैल के। जी। लेकिन इवेंचुअली इट वाज फिगर्ड आउट कि आप इसके अगेंस्ट भी ड्रग बना सकते हो। काफी ड्रग्स बनी भी हुई है। आज की डेट में भी किसी भी इंसान में अगर HIV पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज है। वो इलाज लंबा चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर या कोई हेल्थ केयर पर्सनल जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन को हैंडल करते हैं, उनकी देखभाल में है, अस्पताल में है, और गलती से उनको वायरस का एक्सपोजर हो जाए, तो उस केस में भी प्री पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक अवेलेबल है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्टिक होता है कि आपको एक बार वायरस का सस्पेक्टेड एक्सपोजर हो गया तो उसके बाद क्या करना है। तो जनरली इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जितना जल्दी से जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो उतना बढ़िया। विद इन 72 आवर्स रिकमेंडेड है कि ऐसे लोगों को जिनको सस्पेक्टेड एक्सपोजर है ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। और वो ट्रीटमेंट बेसिकली वही एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो उन लोगों को भी देते हैं जिनको ऑलरेडी आप इलाज चल ही रहा है। इनको पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस में हायर डोज में देते हैं, लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूसली देते हैं। लेकिन एक बात इसमें यह है कि इसकी कोई 100% सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। लेकिन जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट देंगे और जितना क्विकली आप इसको डिटेक्ट करेंगे कि आपको एक्सपोजर
हो गया है, चांसेस काफी कम हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को अगर गलती से एक्सपोजर हुआ भी है इन्फेक्टेड सीरिन से या किसी और कारण से, तो उस इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश होने से रोका जा सकता है। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वायरल डिजीज ऐसी है जिसमें पोस्ट एक्सपोजर, मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद भी आप वैक्सीन ले सकते हो, वो है रेबीज। आपने इंडिया में तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अपने देश में, जी। डॉग बाइट से इतने सारे लोगों को डॉग बाइट होती है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। वो एक रेबीज वायरस 100% फेटल वायरस है, मतलब अगर किसी को उसका इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद उसकी मृत्यु ऑलमोस्ट निश्चित ही है। पूरी दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं जो रेबीज होने के बाद बचे हैं। लेकिन ये एक ऐसा वायरस है रेबीज की, रेबीज का आपको एक्सपोजर हो गया लेकिन अभी इन्फेक्शन सेटअप नहीं हुआ, उससे पहले अगर आप वैक्सीन ले लो तो आपका बचाव हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि कभी भी कोई आपको वाइल्ड एनिमल या इवन मंकीज या डॉग्स, कोई भी स्ट्रे डॉग का बाइट आपको होता है, तो बजाय इसके कि आप ये वेट करके देखो कि भाई ये इस डॉग को रेबीज था या नहीं था, डॉक्टर हमेशा ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इमीडिएटली प्रोफाइलेक्टिकली वैक्सीनेशन लगवाओ, उसकी मल्टीपल डोजेज होती हैं। तो ये एक डिजीज है जिसमें आपका पोस्ट एक्सपोजर भी बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, इवन ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट है कि आपने अगर पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन ले लिया है डॉग बाइट के बाद तो यू विल बी सेफ। और किसी वायरस में ऐसा नहीं। जी। सर, सिंस आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, you've been working in this field for decades now. Any guidance or advice you would have for the budding entrepreneurs in the field of microbiology? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सो एंटरप्रेन्योर्स तो एक बेसिकली आपकी एक्सपर्टीज है और आप उसको पहले आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। कुछ चीजें हैं जो माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, रखना पड़ता है कि अगर आप इस एरिया में आपको एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ अच्छा करना है। ना सबसे पहली बात कि क्योंकि ये लाइफ साइंस का फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी, और काफी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो ये इस तरह का फील्ड है कि अगर आप इसमें आपको कोई आइडिया है भी आपके पास, आप एंटरप्रेन्योर बनना भी चाहते हो, तो आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में किसी गैराज में या अपने लिविंग रूम से वो बिजनेस या वो आइडिया टेस्ट कर पाओगे। आपको हमेशा स्पेशलाइज्ड लैब्स चाहिएगी। नाउ ये एक प्रॉब्लम भी है इस फील्ड की, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ लाइफ साइंस की, कि लैब्स को सेटअप करना इज वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी ने भी इस तरह के प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हुए हैं वेयर वी एक्चुअली हेल्प young people, whether they are in an area of microbiology or any other life science. If they have any entrepreneur idea, we promote them, we encourage them to use our facilities and our incubators to test those ideas. Now, अब उसके लिए सबसे पहला काम तो ऐसे रंग एंटरप्रेन्योर को करना पड़ेगा कि कोई एक एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस एरिया में अपना आइडिया टेस्ट करना चाहते हो। अब वो आइडिया इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाना, ये तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक नॉर्मल रूटीन जर्नी होगी। माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में थोड़ा सा टफ इसलिए रहता है क्योंकि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा हाई रहती है बाकी कोई आइडिया टेस्ट करने से। इसीलिए ये जो इंक्यूबेशन फैसिलिटीज हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में या हमारी यूनिवर्सिटी में भी इंक्यूबेशन फैसिलिटीज है, या दिल्ली में और भी जगह इंक्यूबेशन फैसिलिटीज हैं, ये उस तरह के आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं वेयर you can test those ideas at a minimal cost. Now, there are different areas where you can work in the field of microbiology to even come up with the entrepreneurship ideas. आप डायग्नोस्टिक्स पे काम कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी नई डिजीज आगे आने वाली है, उस पे डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल है या नहीं है, किस तरह की डायग्नोस्टिक्स आपको बनानी है। आप कोई वैक्सीन बनाने की आइडिया पे टेस्ट कर सकते हैं, आप कोई एंटीबॉडी बनाने के आइडिया पे टेस्ट कर सकते हैं, आप एंटीबॉडी का बल्क प्रोडक्शन के लिए टेस्ट कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम के आइडियाज पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड।
लेकिन ऑफ कोर्स आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग माइक्रोबायोलॉजी की पहले से होनी चाहिए, तभी आप उस पर कुछ सोच पाएंगे और आगे कर पाएंगे। Right. जी सर, जैसे कि हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो बायोनेस्ट फील्ड में या माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी बहुत आपके ओपनिंग्स हैं एज अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। अभी हाल ही में काफी इसमें काफी ग्रोथ आई है, इसमें काफी लोग पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एज अ R&D, जो इंडियन R&D सेक्टर है, उसमें क्या प्रोमिनेंट चेंजेस किए हैं जो आपके इस फील्ड में पहले में और अब में क्या अंतर आया है सर, क्या डिफरेंस आया है? संजीव जी, बहुत ज्यादा अंतर आया है। पिछले 10 साल में जी जमीन आसमान का अंतर हुआ है। जी एंटरप्रेन्योर्स के पास आइडिया तो पहले भी होते थे, पर जी पहले उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, जगह नहीं थी कहीं जाने के लिए, फंडिंग के लिए सोर्सेज नहीं थे। जी पिछले 10-15 साल में हुआ ये है, स्पेशली जब से मोदी जी आए, कि गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर सेटअप किया है, फंडिंग का भी, फैसिलिटीज का भी। क्योंकि एंटरप्रेन्योर को चाहिए क्या? एक फंडिंग चाहिए और दूसरा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें जाकर वो अपना आइडिया टेस्ट कर सके एट ए मिनिमल कॉस्ट। रिमेंबर, मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस के फील्ड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और आइडियाज को टेस्ट करने का पीरियड भी थोड़ा लंबा रहता है। काफी सारे फील्ड में जो बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, आप अपना आइडिया हो सकता है 6 महीने में टेस्ट करके आपको समझ में आ जाए कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जी माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंसेज के फील्ड में वो पीरियड थोड़ा लंबा है। हो सकता है आपको 2 साल, 3 साल या इससे ज्यादा समय भी लग जाए ये टेस्ट करने में कि ये आइडिया इवन वर्क करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए इसमें फंडिंग और फैसिलिटीज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट की है इसमें। फंडिंग के हिसाब से बायरैक जो एजेंसी सेट बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, बहुत फंडिंग एंटरप्रेन्योर्स को लाइफ साइंसेज के फील्ड में पिछले 10-15 साल में दी है उन्होंने। बहुत सारी स्कीम्स हैं इनकी। कोई भी एंटरप्रेन्योर इनकी फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। एक प्रोसेस है, उसका ऑनलाइन पोर्टल है, उसको आइडिया इवेलुएट करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं। और अगर आप कन्विंस कर सकते हो एजेंसीज को, तो वो आपके आइडिया को फंड भी करते हैं। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की फंडिंग नॉर्मली वो लोग देते हैं। फैसिलिटीज के नाम पे ऑलमोस्ट 100 के करीब इंक्यूबेटर्स पिछले 14-15 साल में सेटअप हुए हैं, एस्टेब्लिश हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में ही 5-6 इंक्यूबेटर्स हैं जहां पर लाइफ साइंस के एरिया में कोई भी एंटरप्रेन्योर जाकर अप्रोच कर सकता है। अगर उनके पास खुद की फंडिंग है तब तो वो इमीडिएटली ही जा सकते हैं। इफ दे आर विलिंग टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट और फ्रॉम दे हैव सम अदर स्पॉन्सर्स, इमीडिएटली आप जाइए, आप वहां पर जाके बात कीजिए। आप देखिए कि दिल्ली एरिया में जो 5 या 6 इंक्यूबेटर्स हैं उनमें से कौन सा इंक्यूबेटर के पास ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां आपका आइडियाज बेस्ट पॉसिबल वे में टेस्ट हो सकता है। क्योंकि हर इंक्यूबेटर्स का फोकस एरिया थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। सब फैसिलिटीज एक इंक्यूबेटर में नहीं बना सकती, सबका अलग अलग फोकस एरिया के हिसाब से फोकस किया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट में इंक्यूबेटर्स हम लोग मैनेज करते हैं, वहां पर हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और डायग्नोस्टिक के एरिया में हमारा ज्यादा फोकस है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 15 साल में बहुत फर्क पड़ा है और इसका आउटकम आ भी रहा है। बहुत सारी कंपनीज एंटरप्रेन्योर्स ने सेटअप की हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छे एंजाइम्स बना रही हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं लाइफ साइंस के एरियाज में, एंड दे आर डूइंग रियली गुड। जी राजीव जी, आज और सवाल तो बहुत हैं, लेकिन वक्त जो है हमें अलाउ नहीं कर रहा है। आज हम प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करने की इजाज़त चाहेंगे। और आज हमने बात की कोविड के इफेक्ट्स की, हार्ट केसेस की, या उसका जो मिथ है, कितना रियलिटी है कितना मिथ है, वो बात की हमने। उसके बाद हमने स्टार्टअप्स की भी बात की और आपने आइडियाज़ दिए, उनको सजेशंस दिया। तो अपने ऑडियंस की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर जी नमस्कार। मेरी आज तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू सर। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode.
Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.